Respected dignitaries on the dais, guest of honor, Sri Ashok Joshi ji, chairman of the institute, and my old friend Sri Sharad Jaipuria ji, vice chairman Sri Srivatsa Jaipuria ji, director Dr. Kavita Pathak ji, Dr. Sushma Vishnani ji, और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अनंत कुमार मिश्रा जी, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी और इस सभागार में उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स हु आर पासिंग आउट ऑन दिस ओकेजन ऑफ कन्वोकेशन। आज जब आप पास आउट हो रहे हैं तो आप लोग इस मामले में बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज जब आप पास आउट हो रहे हैं तो हिंदुस्तान का वक्त कैसा बदला हुआ है। अभी शरद जी ने चर्चा की कि हम 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बने हैं, मगर इतना ही काफ़ी नहीं है। 5th बिगेस्ट इकोनॉमी किसको पीछे छोड़ के बने हैं? ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बने, जिसने कभी हम पे हुकूमत की थी। और इतना ही नहीं है, फिर हम 4th बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, 3rd बिगेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं। भारत में अब 7.5 करोड़ परिवार ऐसे जिनके पास कोई ना कोई ऑटोमोबाइल है। और अभी कुछ महीने पहले जापान को पीछे छोड़ के हम सोलर एनर्जी जनरेशन में 3rd स्टेज पर आए हैं दुनिया में। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हम सभी करते हैं, जानते हैं, मोबाइल को हम लोग जानते हैं। दुनिया में 2nd बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाली दुनिया के नंबर 1 के देश हैं। आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा इन्वेस्टमेंट अमेरिका से ज्यादा है। और इतना ही नहीं है, इस बीच में जिस बीच में आप लोग पास आउट हो रहे थे, भारत की संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया है, यानी कि अब महिलाओं की लोकसभा और विधानसभा में भागीदारी सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी हो गई। और इन सब से आगे बढ़कर चांद के अछूते कोने साउथ पोल को पहुंचने वाले दुनिया के पहले देश बने हैं। और उससे भी आगे बढ़कर प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा है, अर्थात शिव और शक्ति दोनों को समान सम्मान। और सिर्फ भारतीय संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है जहां ईश्वर में स्त्री तत्व को स्थान दिया गया है। दुनिया में बाकी सभी सभ्यताओं संस्कृतियों में ईश्वर सिर्फ पुरुष है। अर्थात वक्त का इतना ही निजाम नहीं बदला है। फॉरेन रेमिटेंस में हमारे 2023 में $125 बिलियन आया, जो हम दुनिया में नंबर 1 हो गए। हमारे शेयर मार्केट में $5 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट आया, जो हम दुनिया में नंबर 1 हो गए। ठीक है, अभी इलेक्शन के बाद फिर चाइना हमसे आगे निकल गया है इन्वेस्टमेंट में, मगर आप ये समझिए कि जो हमारा $125 बिलियन का फॉरेन रेमिटेंस आया है, इससे पहले माना क्या जाता था कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से सबसे ज्यादा फॉरेन रेमिटेंस आता था, जिसमें हम लोग नॉर्मल और एवरेज जॉब करते थे हमारे लोग जाके। मगर इस बार सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जानते क्या है? डेवलप्ड इकोनॉमीज में बैठकर, यानी यूरोप, अमेरिका और सिंगापुर में बैठकर हाई टेक जॉब्स में जो हमारे यूथ ने काम किया है, दैट इज बिकम द 36% कंट्रीब्यूटर इन द ग्लोबल रेमिटेंस जो भारत में आया है। और 5G रोल आउट में हम दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में से एक हैं। हाइड्रोजन एनर्जी के प्रोजेक्ट में हम बहुत तेजी से कदम बढ़ाने वाले देश हैं। और बदलाव इतना भी आया है कि अगर आपने देखा हो कि इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है वो 10% कंप्लीट हो गई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, अब 2027 तक 20% हो जाएगी। और इस समय में भारत ने एक और अचीवमेंट किया है। देखिए, अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनना था तो वन ऑफ द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट वाज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर। इन दो के बगैर तो हम डेवलप नहीं हो सकते थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा डेवलप अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है इलेक्शन में, बजट में, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर 11,11,000 करोड़ रुपए का हुआ है। ये
कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा है। और पावर में, जब 10 साल पहले की बात है, हमारा पावर जनरेशन मेनली कोल पे बेस्ड था। अगर कोल बेस के ऊपर हम पावर जनरेट करते हुए दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी बनना चाहेंगे तो इन्वायरमेंट का क्या होगा। और इसलिए सोलर एनर्जी के ऊपर ध्यान दिया गया। सोलर एनर्जी में हमने लंबी छलांग लगाई, वो तो अलग है। उससे पहले देखिए कितने स्ट्रक्चर्ड ढंग से काम किया गया। आप देखिए जो भारत में बदलाव आया है कि सबसे पहले एलईडी बल्ब्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया ताकि पावर कंजम्पशन कम हो और उतनी ही लाइट हमें मिले। और पिछले 10 सालों में 37 करोड़ एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट हुए, जो अमेरिका की कुल आबादी के बराबर है। देन सोलर एनर्जी के ऊपर एम्फेसिस दिया गया। और ये तो लोगों ने सोचा होगा, मगर एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा जिसका केंद्र भारत में बनेगा, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। वी हैव बिकम द वर्ल्ड लीडर इन सोलर एनर्जी। और फिर सोलर जनरेशन में तो हम आगे आए। द टारगेट रखा गया था कि 2030 तक भारत को अपना 40% पावर जनरेशन क्लीन एनर्जी से करना है। और हमेशा तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स थोड़ा डिले हो जाते हैं। यहां 8 साल पहले वो 40% का टारगेट 2022 में अचीव कर लिया गया। नाउ द रिवाइज टारगेट फॉर 2030 इज 50% ऑफ द एनर्जी शुड बी फ्रॉम द क्लीन एनर्जी। अब देखिए सोलर एनर्जी तो जनरेट होने लगी, सोलर सेल के प्रोडक्शन में तो हम पीछे थे। जब हम कुछ सालों में सोलर सेल्स के प्रोडक्शन में आगे आए, तब आपको याद हो इसी साल क्या तय किया गया कि 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप्स होंगे। यानी अब आपको रियल में फ्री की एनर्जी मिलेगी, क्लीन एनर्जी मिलेगी, और उसके लिए किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, ना गवर्नमेंट के ऊपर कोई बोझ आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बदलाव भारत में एक और कैसे आ रहा है आप ये समझिए। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में कोई एक शहर जिसमें सबसे लंबी स्ट्रिप टोटल सोलर सेल्स से चल रही है, सोलर लाइट से, तो शहर जानते कौन है? वो है अयोध्या, जहां 10 किलोमीटर लंबी स्ट्रिप टोटल सोलर एनर्जी से चल रही है। यानी हमने ये दर्शाया। और अगर आपसे पूछें कि एक विलेज बताइए जहां एवरीथिंग इज डन बाय सोलर एनर्जी, यानी घरों में भी एनर्जी सोलर से आ रही है, स्ट्रीट पे भी लाइट सोलर से आ रही है, और जो पावर जनरेशन है यानी एग्रीकल्चर का वो भी सोलर से हो रहा है, तो वो है गुजरात का मोढेरा विलेज। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस मोढेरा विलेज में सूर्य भगवान का एक मंदिर भी स्थापित है। अर्थात हमारे सामने एक फ्यूचर का विजन है। आप उस भारत में उभर कर आगे आने वाले हैं जिसके लिए दुनिया, जैसा अभी जोशी जी जिक्र कर रहे थे, दुनिया में सब तरफ कॉन्फ्लिक्ट है। ताइवान और चाइना में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इससे पहले हम इराक और कुवैत का कॉन्फ्लिक्ट देख चुके हैं। दुनिया में सब जगह लड़ाई चल रही है। उस कॉन्फ्लिक्ट में कोहेरेंस कौन दे सकता है? वही दे सकता है जिसने हजारों सालों से आज तक बगैर किसी पे लड़े हुए, बगैर किसी पे कब्जा किए हुए अपना एग्जिस्टेंस ही नहीं बनाया है, बल्कि वर्ल्ड को एक बड़ी लाइट भी दी है। तो कॉन्फ्लिक्ट में कोहेरेंस पैदा करने की कैपेसिटी सिर्फ भारत में है, और भारत के उन मूल्यों में है। तो हमें यह भी समझना होगा वो मूल्य क्या होते हैं। जैसे आप लोग कन्वोकेशन में पास आउट हो रहे हैं, तो कन्वोकेशन को हिंदी या संस्कृत में क्या कहते हैं? दीक्षांत समारोह। जबकि ये तो एजुकेशन खत्म हो रही है, एजुकेशन को क्या कहते हैं? शिक्षा। तो इसको शिक्षांत समारोह क्यों नहीं कहते, दीक्षांत समारोह क्यों कहते हैं? हमारे यहां शिक्षा का महत्व उतना नहीं है, दीक्षा का महत्व बहुत है। एजुकेशन तो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहें, 2 साल में 20 किताबें पढ़ लीजिए, आप इकोनॉमी के जानकार हो जाएंगे। 2 साल में 40 किताबें पढ़ लीजिए, आप हिस्ट्री के जानकार हो जाएंगे। और आजकल के कोई बात नहीं, आप यही तय कर लीजिए, मैं रोज 2 घंटे नेट के ऊपर पर्टिकुलर विषय को सर्च करूंगा और 6 महीने में आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट माने जाने लगेंगे। शिक्षा तो मिल सकती है, परंतु दीक्षा संस्कारों से मिलती है। और मैं आके कह सकता हूं कि आपके इस जयपुरिया इंस्टीट्यूट में आकर जो मैंने देखा है कि उन्होंने जिस प्रकार से सांस्कृतिक संस्कारों को देने का प्रयास उस स्कूल में भी मैंने देखा, तो निश्चित रूप से जो दीक्षा का कार्य है वो करने में आपका इंस्टीट्यूट सफल रहा है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। इसीलिए देखिए हमारे यहाँ अब क्या हो गया है कि अब आजकल अंग्रेजी के चक्कर में हम लोग भूल ही गए हैं, वो फ्रेजेस और वर्ड्स ही भूल गए। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फ्रॉम वेयर यू हैव गॉट द एजुकेशन। हिंदी में क्या कहा जाता है? शिक्षा दीक्षा कहां से प्राप्त हुई? शिक्षा के साथ दीक्षा जुड़ी हुई है।
वो अलग नहीं हो सकती, क्योंकि अगर बगैर दीक्षा के शिक्षा होगी तो वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। अब आप कहेंगे जी कैसे मान लें, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। कोविड आया, अब ये इसकी दो थ्योरीज हैं कि ये वुहान के वेट मार्केट से जनरेट हुआ। वेट मार्केट आप समझते हैं ना, क्या होता है कि वहां जिंदा जानवर रखे जाते हैं। वेट मार्केट का मतलब होता है कि आप जिंदा जानवर खरीद के ले जाइए और उसको तुरंत पकाइए, जैसे कहते हैं ना ताजा फल, तो वैसे ही ताजा जानवर। तो अब उसमें क्या है कि अब खाते खाते इतने हो गए, कुछ नया चाहिए, कुछ थ्रिलिंग चाहिए, कुछ एक्साइटिंग चाहिए, तो चमगादड़ खाना शुरू कर दो। अब साहब उससे वायरस निकल आया। एक है थ्योरी नंबर 1। और थ्योरी नंबर 2 क्या है कि भाई वो एक कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और गलती से वो रिलीज हो गया। अगर थ्योरी नंबर 1 सही है तो आप समझिए कि ये नया करना है, थ्रिलिंग करना है, एक्साइटिंग करना है, ये दुनिया को कितने बड़े खतरे में जाकर डाल सकती है। अगर थ्योरी नंबर 2 सही है कि वो वायरस किसी सिस्टमेटिक डिजाइन का हिस्सा था, तो हमारे यहां कहा गया अगर विद्या आपके पास हो, शिक्षा बहुत ऊंची हो, पर अगर दीक्षा सही नहीं हो तो अपने ही नहीं आप दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज जब हाई टेक्नोलॉजी का जमाना आ रहा है तो आप सबको बाहर निकलकर किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? पास आउट हो गए, अब क्या बढ़िया सी नौकरी लग जाए लाखों रुपए महीने की, उसके बाद बढ़िया सी जिंदगी, और उसके बाद कुछ नहीं, रिटायर हो जाएंगे, फिर आराम से जिंदगी गुजार देंगे। जिसे अकबर इलाहाबादी का शेर था कि बस जिंदगी का मकसद इतना ही है कि क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए, ग्रेजुएट हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। अगर उसके बियॉन्ड सोचना है, अगर भारत को आगे ले जाना है, तो आपको भी सोचना होगा कि हम नई चीज रिसर्च में क्या चीजें ला सकते हैं। सिर्फ ये कन्वेंशनल थॉट में आपने सोचा कि एक अच्छी नौकरी और उसके साथ सब कुछ खत्म नहीं, तो फिर तो स्वामी विवेकानंद की पुस्तक मैंने पढ़ा था, अगर हमारे जीवन का इतना ही लक्ष्य है तो हमें और पेड़ पौधों में क्या अंतर है? वो भी अपने एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में अपने लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं, जीते हैं और एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। अब यदि आपको कुछ नई चीज करनी है तो अब फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजीज है उनकी तरफ ध्यान दीजिए। क्या है? कंपोजिट मटेरियल, जीनोम सीक्वेंसिंग। अभी वायरस के दौरान जीनोम सीक्वेंसिंग का इशू आया ना, उसके ऊपर जाइए। स्पेस टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस दिन मिक्सचर हो जाएगा, उस दिन आपको पता है कि किस रफ्तार से चीजें चेंज होंगी। मतलब एक नॉर्मल कंप्यूटर 2 साल लगा सकता है जिस चीज को कैलकुलेट करने में, वो क्वांटम कंप्यूटर कुछ मिनट्स में कर सकता है। और उसके साथ अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ जाएगी तो, मगर एक और बात समझिए, आजकल बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है। इससे यह भी समझ में आता है कि इंटेलिजेंस आर्टिफिशियली भी क्रिएट की जा सकती है। इसलिए हमारे यहां बुद्धि का महत्व नहीं है। बुद्धि तो राक्षसों के पास भी बहुत होती थी। हमारे यहां महत्व मन के संकल्प का है। इसलिए जब आप पूजा करते क्या कहा जाता? संकल्प करिए। वेदों में कहा गया तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन अच्छे संकल्प वाला हो। क्योंकि इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल हो सकती है, संकल्प आर्टिफिशियल नहीं हो सकता। संकल्प आपका रियल ही होगा। संकल्प मन का हिस्सा है, क्योंकि मन में पहले भाव उत्पन्न होता है, तब आप रिएक्ट करना शुरू करते हैं। हमारे यहां कहा गया है कि बुद्धि मन की प्रतिक्रियात्मक शक्ति है। तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका मन किन चीजों की ओर जा सकता है। अब यंग बच्चे हैं, पास आउट होकर निकलेंगे, तो हमने बचपन में शिव मंगल सिंह सुमन जी की एक कविता सुनी थी, वो था पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो जो बाहर निकल रहे हैं उनके लिए होता है, कह सकते हैं उसकी 2 लाइनें बड़ी अप्रोप्रिएट लगती हैं कि जीवन के कुसुमित उपवन में गुंजित मधुमय कण होगा, शैशव के कुछ सपने होंगे, मदमाता सा यौवन होगा, यौवन की उच्छृंखलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। मगर उसमें पथ में ध्यान क्या रखना है? देखिए 2 चीजें अब आगे आती, साहब पास आउट हो गए, अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर शादी हो गई और फैमिली आराम से। मगर यहां पे आजकल तो उससे पहले साहब प्रेम का इशू आ जाता है, आजा फिर प्रेम में ब्रेकअप भी हो जाता है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, उस विषय पर नहीं जाना जाता। आप सिर्फ ये समझिए कि ये जो वेस्टर्न माइंडसेट सिर्फ हमारी शिक्षा पर ही नहीं, हमारे दिमाग पर भी हावी हो गया है।
आज आप जितनी फिल्में देखिए, जितने सीरियल्स देखिए, जितने आप नॉवेल्स पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, प्रेम का मतलब क्या है? सिर्फ स्त्री पुरुष के बीच का आकर्षण, बस वही प्रेम है, इसके बियॉन्ड कुछ प्रेम नहीं। हमारे यहां ये तो बहुत छोटी चीज है। हमारे यहां बहुत मल्टी डायमेंशनल प्रेम होता था। क्या? माता पिता के प्रति भी एक प्रेम है, भाई बहन का भी एक प्रेम है, गुरु और शिष्य का भी प्रेम है, भगवान और भक्त का भी प्रेम है, भक्त और भगवान का भी प्रेम है, और राष्ट्र के साथ भी प्रेम है, अपनी मिट्टी के साथ भी प्रेम है, अपने गांव के साथ भी प्रेम है। सोचिए कितना वास्ट एंड मल्टी डायमेंशनल है। और उनको एक ही चीज नजर आती है, जिसे कहा गया है कि इस लफ्ज मोहब्बत का इतना ही फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। मगर उस रियल जमाने के फैलाव को समझने के लिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ये नहीं कि जो कुछ दिख रहा वही सही है। ये भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है जीवन में। ऐसा तो नहीं होता कि आप देखिए, बड़ी मजेदार बात कहते हैं हम खुद निर्णय लेंगे, वी आर सेल्फ सफिशिएंट। अब कौन होता दूसरा हमें डोमिनेट करने वाला? उनसे पूछो भाई, जो चीज अच्छी लग गई वो खाना शुरू कर देते हो? नहीं, सोचते हो कि ये मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है। ठीक, जो जिसकी बिल्डिंग अच्छी दिखे उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं। नहीं, आप चेक करते हैं कि किस इंस्टीट्यूट में मेरा फ्यूचर अच्छा है। फिर आप जो बिल्डिंग अच्छी लग गई उसमें नौकरी कर लेते हैं। नहीं साहब, आप कंपनी में भी चेक करते हैं कि क्या। इवन आप अपनी पर्सनल दिनचर्या में हर चीज सोच समझ के करते हैं। बस एक ही चीज में आपको लगता है जो अच्छा दिख गया वही ठीक है। ऐसा नहीं है। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करिए, क्योंकि अक्सर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो दिख रहा जरूरी नहीं कि वो सही हो। देखिए, रामायण में जब रावण आया था सीता जी का हरण करने, तो राक्षस के वेश में नहीं आया था, वो साधु के वेश में आया था। इसलिए जीवन में भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि बिटिया इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस मोड़ पे कब रावण मिल जाए। मगर आजकल लड़कों को भी ये नहीं समझना चाहिए हम तो बड़े स्मार्ट हैं, हम थोड़ी इमोशनल होते हैं, हम किसी चक्कर में थोड़ी फंसने वाले, हम तो सब निकल जाएंगे। आजकल वो भी बहुत बड़े बड़े चक्करों में फंस रहे हैं। उनको भी याद रखना चाहिए, बिटवा इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस मोड़ पे कब सूप न खा मिल जाए। इसलिए अपने माता पिता से, परिवार से, टीचर से, गुरुओं से विचार करके तब निर्णय लीजिए। क्योंकि कहते हैं ना, वो एक पुराना शेर था कि माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता, बल्कि अब तो मार के काट के सूटकेस में भी बंद कर देता है। इसलिए बी वेरी केयरफुल। अब आइए नेक्स्ट, फैमिली। अब जिंदगी में आप समझिए, आजकल एक बड़ा नया ट्रेंड आ गया है। पहले कहा था साहब अल्ट्रा नेशनलिज्म है, देयर इज नथिंग लाइक अल्ट्रा नेशनलिज्म, देयर इज अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म। अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म को इस ढंग से इनकलकेट किया जा रहा है कि आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो। क्यों? आपकी बड़ी भाई बड़ी बहन तो छोड़ दीजिए, अगर मदर फादर भी कुछ कह दे तो हमारा ईगो जाग जाता है। ऐसे कैसे, उन्होंने कह दिया हम बात मान लेंगे। ये हमें सिखाया जाता है, तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी है, तुम्हारी अपनी डिग्निटी है, तुम्हारा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। मगर जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आपसे क्या कहा जाता है? देयर आर टू रूल्स। नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन रेफर टू रूल नंबर 1। यानी जो माँ बाप के सामने बहुत हमारा ईगो चौड़ा रहता है, अगर बॉस हमें डांटता भी रहे तो हम उसके आगे सर हिलाते रहते हैं। जहां से हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, अगर वो हमें बैडली मिसबिहेव करे तो भी हम उसके आगे सर झुकाते हैं। एक दौर था मात्र 50-60 साल पहले जब इसका ठीक उल्टा था। माँ बाप तो छोड़िए, अगर बड़े भाई या बड़ी बहन ने कुछ बोल दिया तो आदमी पलट के जवाब नहीं देता था। पर अगर वर्क फोर्स पर, वर्क प्लेस पर उसको आत्मसम्मान की बात लगी, आदमी तुरंत कहता था साहब नौकरी से इस्तीफा देता हूं। आज एकदम उलट हो गया है, और वो उलट ले जाके आपको कहां फंसा रहा है। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं। आज से करीब 24 साल पहले मैं पहली बार अमेरिका गया, सन 2000 में। उस समय भारत में ना कोई एक्सप्रेसवे था। पहला एक्सप्रेसवे उसी समय मई सन 2000 में बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे बना था।
उस समय बाई चांस हमें उसके उद्घाटन में जाने का मौका मिला था, तब राजनाथ सिंह जी सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र के मिनिस्टर थे। टोल ब्रिज जो नोएडा वाला वो 2001 में बना, मॉल नहीं थे, ये एयरपोर्ट जैसा आज आप देख रहे हैं ना, वो ऐसा एयरपोर्ट नहीं था, वो बस अड्डे जैसा एयरपोर्ट लगता था उस जमाने में। तो हमारे फ्रेंड ने कहा कि भैया ये अपने यहाँ कब होगा? हमने कहा थोड़ी सी अच्छी इकोनॉमी, थोड़ी सी अच्छी सरकार और थोड़ी ईमानदारी आ जाए तो 20 साल के अंदर सब कुछ हो जाएगा, और देखते देखते सब कुछ हो गया। मगर जो हमारे यहाँ है वो वहां पहुंचने में 20 जनरेशन लग जाएंगी। वो चीज क्या है अब मैं आपको बताना चाहता हूं। हर चीज का बंटवारा, हर चीज का निपटारा सरकार करेगी और कोर्ट करेगा। बाप बेटे की लड़ाई का निपटारा कोर्ट करेगा, भाई बहन की लड़ाई का निपटारा कोर्ट करेगा, मियां बीवी की लड़ाई का निपटारा कोर्ट करेगा, और हर आदमी इंडिविजुअल होकर चला जाएगा। तो जानते हैं क्या स्थिति आएगी? जैसे अब मैं आपको एक फैक्चुअल डाटा देना चाहता हूं, ये समाज को कहां ले जाके खड़ा कर देता है। अभी मैं इमोशनल एस्पेक्ट पे नहीं आ रहा हूं। अगर सब कुछ डेवलपमेंट पाके सब कुछ अच्छा हो गया तो मटेरियल हेवन के पीक के ऊपर अमेरिका बैठा हुआ कोई जाके क्यों कॉलेज स्कूल में गोलियां चला दे रहा? भाई सब कुछ तो है तुम्हारे पास, रुपया है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, घूमने के लिए सब कुछ है। किस बात का फिर मेंटल फ्रस्ट्रेशन है? क्योंकि सब कुछ मटेरियल में नहीं होता। आप लोग मैनेजमेंट में पढ़ते हैं ना, एडा थ्योरी, एक्वायर्ड अटेंशन, क्रिएट इंटरेस्ट, डेवलप डिजायर एंड देन अप्लाई द प्रोडक्ट। तो सब कुछ प्रोडक्ट नहीं होता, उसके बियॉन्ड सोचना पड़ता है। और आप देखिए 1982-83 में जब अमेरिका ने अपना वर्तमान ये सिस्टम लागू किया, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, लड़ जाओ तुम, कोई बात नहीं, परिवार से अलग हो जाओ, वी विल टेक केयर ऑफ यू, गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ यू, फॉरगेट अबाउट द फैमिली। कोई जरूरत नहीं अपने बच्चों पे आश्रित रहने की, कोई जरूरत नहीं अपने माँ बाप भाई बहन पे आश्रित रहने की। तो क्या हुआ, जाके चेक करिएगा। मिल्टन फ्रीडमैन बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने वार्न किया रोनाल्ड रीगन गवर्नमेंट को कि ये पॉलिसी मत करिए, डोंट नेशनलाइज द फैमिलीज, दिस विल डिस्ट्रॉय द कंट्री। और आज लास्ट ईयर ऐसा पहला ईयर है जो 50% पॉपुलेशन सोशल सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट हो गई है। 50% इज वर्किंग एंड 50% इज सोशल सिक्योरिटी डिपेंडेंट। अब इसका इंपैक्ट क्या होने जा रहा है? चूंकि वहां पर अब यंगर जनरेशन कम है, लोग शादी नहीं करते, खाओ पियो मौज करो, जिंदगी आराम से गुजारो। तो अब नेक्स्ट डिकेड्स में ये जो 50% पॉपुलेशन डिपेंडेंट अपॉन सोशल सिक्योरिटी हो गई, इसका राइज अब लीनियर नहीं होगा, ये एक्सपोनेंशियल राइज होगा। तो एक अनुमान के मुताबिक अगले 20 से 25 साल के बाद अमेरिका का केवल सोशल सिक्योरिटी बर्डन 62 to 63 ट्रिलियन डॉलर्स होने जा रहा है, विच इज 2.5 टाइम्स द साइज ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी एट प्रेजेंट। सोचिए कितनी बड़ी चुनौती में जाकर, मैं इकोनॉमिक बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ अभी ये बात नहीं कर रहा हूं कोई इमोशनल, परिवार, संस्कार तो अलग छोड़िए। चाइना के साथ क्या हो रहा है? पिछले 2 साल से चाइना में पॉपुलेशन घटनी शुरू हो गई। पिछले साल 14.5 लाख पॉपुलेशन घटी, और आपने मार्क करना शुरू करिए, चाइना में पिछले 3 क्वार्टर में डिफ्लेशन आया। और आपको बताऊं उसका इकोनॉमी पे इंपैक्ट क्या पड़ता है? डेट टू जीडीपी रेशियो में, जो पर्सनल डेट है, यानी जो हम आप पर्सनल लोन लेते हैं, उसमें भारत की स्थिति अब बढ़ने लगा है। पर्सनल लोन फिर भी दुनिया में सबसे बेहतर है, सिर्फ 47% ऑफ द जीडीपी है। 73% लोग ऐसे इन्होंने कोई पर्सनल लोन नहीं ले रखा। क्यों? हमारी सेविंग बेस्ड इकोनॉमी है। सेविंग बेस्ड इकोनॉमी क्यों है? अगर फैमिली नहीं होगी तो देयर इज नो मोटिवेशन फॉर सेविंग। इट इज द फैमिली विच गिव्स यू मोटिवेशन फॉर सेविंग। सिर्फ आपको हिंदुस्तान में वो कहावत मिलेगी कि साहब इतना कमा के रख दिया है कि 7 पुश्तें खाएंगी। अगला कहता है 7 पुश्तों छोड़ो, मुझे तो कोई मतलब नहीं कि मेरा बेटा बेटी क्या करेगा, वहां तो हाफ मदर और हाफ फादर और हाफ सिस्टर और हाफ ब्रदर का समाना है, वहां तो देयर इज नो मोटिवेशन। तो क्या होता है, वो लोग जाकर पूरी तरीके से क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी पे हो जाते हैं, और क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी में एक स्टेज पे जाकर एक क्राइसिस इकोनॉमी में क्रिएट होती है। और अगर आप देखें तो सिर्फ क्रेडिट लेते हुए जाके आप किस ट्रैप में फंसते हैं? अगर 2008 की अब सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस देखें तो वो इसी से रिलेटेड थी। और अभी जो चाइना में एवरग्रांड की क्राइसिस हुई है, मकान पे मकान बन के खड़े हो गए, अब पेमेंट करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ वो बनती है जो हमारे पास रिजर्व है। हमारी फ्यूचर तब सिक्योर होता है जब हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम अपने ही लेवल पर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। हम हर चीज के लिए सरकार पे डिपेंडेंट नहीं है। और हमें इमोशनल सिक्योरिटी भी तब मिलती है जब फैमिली में
सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। भारत की तो स्थिति ये थी मात्र कुछ साल पहले, कोई आदमी अपने लिए नहीं जीता था। हमारे यहाँ इंडिविजुअल एंटिटी पर्सन नहीं था, फैमिली थी। माँ बाप बच्चों के लिए जीते थे, बच्चे माँ बाप के लिए जीते थे, भाई बहन के लिए जीते थे। एग्जाम्पल देखिए, लता मंगेशकर ने इसलिए जिंदगी भर शादी नहीं की थी कि उनके फादर की अर्ली डेथ हो गई थी, तो भाई बहनों का ख्याल रखने के लिए उन्होंने शादी नहीं की। आजकल तो उल्टा होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारत को आगे बढ़ना है, आप जिस कालखंड में आए हैं उसमें बहुत अच्छी चीजें भी हैं, बहुत चैलेंजिंग चीजें भी हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये भारत का अमृत काल है, यानी हम एक ट्रांजिशन पीरियड में आए हैं, जो 25 साल का वक्त है कि भारत जब 75 साल से 100th ईयर में जाएगा, हम दुनिया को कौन सा मॉडल देंगे, ये समझने की बात। हम उस मॉडल में नहीं है कि हम उन्हीं के मॉडल को फॉलो करेंगे और उस मॉडल में जाके ट्रैप हो जाएंगे। जैसे मैं एक डाटा आपको बताना चाहता हूं उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका ने क्या किया, एसेट बेस्ड इकोनॉमी डेवलप की। इसलिए आप देखिए वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों का 1%, 1.25%, 1.5% ज्यादा नहीं होता, आधा परसेंट भी रेट होता। क्या, ताकि एसेट्स बिल्डिंग क्रिएट होती रहे, बड़े बड़े वो इंफ्रास्ट्रक्चर। कमोडिटीज की थोड़े प्राइस बढ़ता है चलता है, कमोडिटीज का अगर इन्फ्लेशन 3%, 4% है, इट्स ओके, पर एसेट्स का कम रहना चाहिए। वही मॉडल अमेरिका ने, वही मॉडल यूरोप ने और वही मॉडल चाइना ने किया। 2019 में कोविड आने से पहले का डाटा है, वर्ल्ड एसेट रिपोर्ट यह कहती थी कि दुनिया में टोटल एसेट्स $383 ट्रिलियन के हैं, जिसमें रियल एस्टेट एसेट $280 ट्रिलियन है। उस $280 ट्रिलियन के अगेंस्ट लाइबिलिटी है $220 ट्रिलियन। अब यहीं पे समझिए क्रक्स है, वो $220 ट्रिलियन रियल वैल्यू है और $280 ट्रिलियन नोशनल वैल्यू है। जैसे इस बिल्डिंग की क्या वैल्यू है ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर। आज आपने मान लिया कि इतने करोड़ की बिल्डिंग है, ये नोशनल वैल्यू है, पर उसके अगेंस्ट जो डेट पड़ा हुआ है वो रियल वैल्यू है। और जिस दिन नोशनल वैल्यू से नीचे आएगी ये वैल्यू, उस दिन धड़ाम से चीजें नीचे गिरती हैं, जो 2008 की क्राइसिस और अभी एवरग्रांड की क्राइसिस चाइना में हुई। इसलिए हमें जब ऑल्टरनेटिव मॉडल देना है तो हमें एसेट बेस्ड मॉडल पे नहीं जाना है, हमें फैमिली का दूसरा मॉडल देना है, हमें सोसाइटी का दूसरा मॉडल देना है। तो हम जो कहते हैं ना कि भारत वर्ल्ड लीडर बनेगा, तो विद ऑल टुगेदर ए सर्टेन डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज के द्वारा बनेगा। और जिसे इस कालखंड में सबसे बड़ी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से निकलना है। देखिए, एक मायने में आज का दौर आजादी की लड़ाई से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप कहेंगे कैसे कह दिया साहब, आजादी की लड़ाई तो ये थी कि हम जेल में बंद हैं, जेल में बंद हर आदमी को बता रहता मुझे जेल से बाहर निकलना है किसी भी तरीके से, और एक बार बाहर निकल जाना तो मुझे वापस नहीं आना है। पर आज की लड़ाई क्या है कि हमारा माइंड कैप्टिव हो गया है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कॉलोनियल लीगेसी की हमारे दिमाग में ऐसी भर दी गई हैं कि हम उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। जैसे कोई ड्रग एडिक्ट हो जाता है, ड्रग एडिक्ट का आप ड्रग छीन लीजिए, उसके बाद उसे लगता है नहीं 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 ये कैसे हो गया, मुझे वापस जाना। मतलब आप 4 अच्छी बातें बोल दीजिए इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में, तो 14 लोग कूद पड़ते हैं सोशल मीडिया में, कह रहे आपने कह कैसे दिया कि इंडिया में अच्छा था, हमारे यहाँ सब बहुत बुरा था, हमारे यहाँ सब बहुत खराब था, इसका कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, अगर हम 4 उदाहरण दें, आप कभी जापान में जाके चेक करिएगा, वहां एक डॉल पाई जाती है जो ऑस्टेरिटी, प्रिजर्वेंस और वैल्यूज और ब्लेसिंग्स की प्रतीक होती है। उस डॉल का नाम होता है दारुमा, DARUMA। ये धर्म का अपभ्रंश है। अगर आप जापान में देखेंगे तो एक देवी पाई जाती है जिनका नाम है बैजेंटीन, जो व्हाइट लोटस पे बैठती हैं, हाथ में उनके वीणा है और गॉडेस ऑफ विजडम मानी जाती है। अब जापान छोड़िए, अब एकदम वेस्ट में आ जाइए, एक नहीं दर्जनों चीजें हैं, मगर सब कहेंगे नहीं 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 इसमें हमारा कोई, ये तो बस मियर कोइंसिडेंस है। इटली में एक शहर है, इसका नाम है रवन्ना, RAVANA। तो कहा गया इसका रावण से कनेक्शन, अरे वो तो ऐसे मियर कोइंसिडेंस होगा। कुछ डिकेड पहले उसके अंदर जो पेंटिंग्स निकली हैं, तो पेंटिंग्स में जानते क्या निकला है कि धोती पहने हुए एक राजा जा रहा है, उसके साथ एक लेडी चल रही है और उसके पीछे पीछे एक वानर चल रहा है। एक पेंटिंग निकली है कि एक हिरन मरा हुआ पड़ा है और उसके पीछे से एक डेमन निकल रहा है और एक राजा ने उसके ऊपर तीर चलाया हुआ है। अब तो इतनी, आप जाके चेक कर सकते हैं नेट के ऊपर, रवेन्ना की पेंटिंग निकल, अरे ये तो मियर कोइंसिडेंस था।
अगर आप ये कहेंगे कि इजिप्ट में जो पहले राजा थे फिरौन के, उनका नाम राम से था, ये मेयर कोइंसिडेंस था। वहां के सबसे बड़े जो माना जाता है देवता, जो सारे ज्ञान को देने वाले, उनका नाम है PYTHA, पिता, अरे ये मेयर कोइंसिडेंस है। फिर जो देवी मानी जाती है उनका नाम है MAAT, मात, ये भी मेयर कोइंसिडेंस है। आप जाके रशिया में देख लीजिए, देयर इज अ रिवर बाय द नेम ऑफ मोक्षा, ये मेयर कोइंसिडेंस है। ग्वाटेमाला में एक सरोवर है जिसका नाम है यक्ष, ये मेयर कोइंसिडेंस है। होंडुरास में एक मंकी गॉड पाया जाता है और वो देखिए जाके मूर्ति बिल्कुल जैसे हनुमान जी घुटने बैठे हैं और यूं गदा रखे हुए, ये मेयर कोइंसिडेंस है। गजब का मेयर कोइंसिडेंस बताते हैं। मगर लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस डॉगमा से बाहर निकलिए। जैसे धार्मिक अंधविश्वास होते हैं, उससे वैज्ञानिक अंधविश्वास भी होते हैं। आप कहेंगे वैज्ञानिक अंधविश्वास क्या है? मैं छोटी सी बात कह रहा हूं। ये रेड दिख रहा है, ये रेड है क्या? अकॉर्डिंग टू साइंस, इसमें रेड कलर की लाइट की वेव्स को रिफ्लेक्ट किया है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए आपको रेड दिख रहा है। इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ रेड कलर की वेव्स नहीं है, बाकी सारी वेव्स हैं। यानी जो दिख रहा है उसका ठीक उलट है। आपको जमीन आसमान मिलते हुए दिखते हैं तो क्या वो हकीकत है? सूरज आपके चारों तरफ घूमता हुआ दिखता, क्या वो हकीकत है? ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ये अर्थ के रेडियस के सर्किल का आर्क है। इसलिए जो दिख रहा है उसके ऊपर भगवान ने आंख के ऊपर बुद्धि दी है। इसलिए कई बार हम कुछ एक प्रकार के साइंटिफिक डॉगमा में आके फंस जाते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं? जैसे आपने सबने सुना होगा कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कि हम कैसे बने। वो साहब एक प्रोमोडियस सूप बना, फिर वहां पर अमोनिया के बादल गिरे धरती के ऊपर, फिर धीरे धीरे एमिनो एसिड बना, फिर एमिनो एसिड में से एक वो मॉलिक्यूल पहला बना, फिर अमीबा बना और डेवलप होते होते मनुष्य बन गया। ये पढ़ा है ना हम सबने। ये आपको थ्योरी में तो बता दिया गया, पर साइंस की दूसरी जो शाखा है, मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स या प्रोबेबिलिटी, वो क्या बताती है? ऐसा पॉसिबल है क्या? ये जानते कैसा है कि आप एक भंगार में बैठे थे, अचानक तूफान आया, फिर एक आयरन ब्लेड ने दूसरे को काटना शुरू किया, तीसरे काटना शुरू किया, फिर उसमें एक गियर बन गया, फिर उसी में से एक रॉड बन गई, फिर उसी में से एक अपने आप एक दूसरे से घिसते घिसते एक पहिया बन गया और कुछ समय के बाद वो कार बन गई। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप जाके चेक कर सकते हैं। देयर इज ए श्रीलंकन ओरिजिन साइंटिस्ट, हिज नेम इज चंद्र विक्रम सिंघे, और जिन्होंने फ्रांसिस किक, जिन्होंने डीएनए का भी मॉडल दिया था, उन्होंने और कार्ल सेगन ने ये कहा है कि ये जो केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी है, इसकी प्रोबेबिलिटी जानते हैं कितनी है? फर्स्ट अमीबा बनने की प्रोबेबिलिटी है 10⁻⁻40,000 और उससे डेवलप होकर मनुष्य बनने की प्रोबेबिलिटी है 10⁻⁻20 बिलियन। जबकि बॉयल्स लॉ ये कहता है कि 10⁻⁻200 अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी हो गई तो वो कभी नहीं होगा। यानी ये है साइंटिफिक डॉगमा कि हमको पढ़ा दिया गया, इसमें क्वेश्चन मत करो, तो जो कह दिया गया वो सुन लो। अब सुनिए वो लोग क्या थ्योरी देते हैं। इसका मतलब लाइफ यहां पे किसी और प्लेनेट से आई होगी। मतलब साइंटिफिक डॉगमा क्या है कि यूनिवर्स डेड है, उसे कॉन्शियस नहीं मानना है। अगर यहां पे थ्योरी गलत हो रही है तो वो कहीं और से आई होगी। हमारा कॉन्सेप्ट अंतर है कि हम पूरे विश्व को जीवंत मानते हैं, कॉन्शियस मानते हैं, ये पूरे विश्व को डेड मानते हैं। और डेड मानकर ही चलना है तो साइंस के 3-4 डॉगमा है। नंबर 1, एवरीथिंग इज दिस यूनिवर्स इज डेड। जो मोशन दिख रहा है इट इज इन रैंडम, दिस इज नॉट इन डिजाइन। अगर सीक्वेंस में होगा तो डिजाइनर का एस्पेक्ट आ जाएगा। नंबर 3, जो कॉन्शियस दिख रही है वो सेलुलर माइक्रो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में होने वाले केमिकल रिएक्शन के अलावा कुछ नहीं है। इन 3 फंडामेंटल साइंटिफिक डॉगमास के ऊपर पूरी साइंस चल रही है, जिसके लिए एक वर्ड ये भी होता है साइंटिफिक प्रीस्टहुड। तो अब आप लोग जब पास आउट हो रहे हैं तो ये भी सोचिए। अब आप ये बताइए, हमारे यहाँ क्या माना जाता है, ये लकड़ी है, तो कॉन्शियसनेस से डाउन होते होते इसके अंदर भी फंडामेंटल कॉन्शियसनेस है, पर उसके ऊपर माया का जकड़न ज्यादा हो गई इसलिए ये हो गई। तो इसका मतलब कॉन्शियस स्थिर हो सकता है, यानी मूविंग चीज स्टेबल हो सकती है, स्टेबल से मूवमेंट नहीं आ सकता। खैर, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कुछ एक चीजें, एक
फैक्ट आपको और बताता हूं, जिस ढंग की चीजें, ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा आप अपने दिमाग को खोलिए। एक छोटा सा उदाहरण, हम लोग हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हमसे कहा जाता है कि आप लोग चंद्रमा को ग्रह क्यों मानते हो? तो उनसे पूछिए भैया, ये 7 दिन तो पूरी दुनिया मानती है, इसमें भी तो चंद्रमा है, मंडे है। आपने कभी ये सीक्वेंस सोचा कि संडे के बाद मंडे क्यों आता है और मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है? ये तो पूरा दुनिया मानती है ना, सिर्फ अकेले हम नहीं मान रहे हैं। और ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे क्यों आता है? कोई रीजनिंग होनी चाहिए। अगर आप कहें कि बाई साइज तो सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर, सबसे बड़ा है सूर्य, सूर्य के बाद जुपिटर, उसके बाद शनि। अगर आप बाई डिस्टेंस कहें तो सन के सबसे नजदीक है बुध, उसके बाद मंगल, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। ये रीजन क्या है? संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, इसका कोई रीजन है क्या? अब हम कहते हैं ना सब में लॉजिक करो, तो लॉजिक करो, उनसे पूछो ना, बताओ भाई, आप हर चीज में कहते हो लॉजिक करो, जरा मुझे इसका भी लॉजिक बताओ। अब मैं आपको बताता हूं इसका ओरिजिन। जानते हैं कहां से? ये वहां से जहां पूरी दुनिया सिर्फ हमारे ही ज्ञान को मानती थी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दिन का जो होरा निकाला जाता है, अगर पहला ग्रह सूर्य है तो सूर्य का होरा 24 घंटे के बाद, यानी नेक्स्ट डे फर्स्ट होरा होगा चंद्रमा का, और उसके नेक्स्ट डे 25th आवर जब आएगा, चंद्रमा के बाद अगला होरा होगा मंगल का। और ये होरा वर्ड जानते कहां से आया है? अहोरात्र, यानी डे एंड नाइट को अ और त्र हटा दे तो होरा हो जाता है। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट का हॉरोस्कोप उसी में से निकला है। अब मंगल के बाद आएगा बुध। अब आप कहेंगे तो बड़ी डीप एस्ट्रोलॉजिक बात थी। नहीं, ये तो हमारे यहाँ पूजा में बताया जाता है। जब 7 ग्रहों के नाम लिए जाते हैं तो क्या है श्लोक जो आपने पूजा में सदैव सुना होगा जब पंडित जी पूजा कराते होंगे? क्या? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य। भानु मतलब सूर्य, शशि मतलब चंद्रमा मंडे, भूमि सुत मंगल ट्यूसडे, बुधस्य, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करो भवन। यानी बाकायदा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सीक्वेंस निकला है और वो हमारे पूजा संस्कार में एम्बेडेड है। बस फंडामेंटल अंतर ये है कि वहां धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरुद्ध है, हमारे यहां धर्म ही विज्ञान है। इसलिए जब 21st सेंचुरी में हम आगे बढ़ रहे हैं तो भारत को एक नए रूप में, नए स्वरूप में आगे जाना होगा। और लास्टली मैं कहूंगा कि अभी मैंने चलते चलते जब आपने शरद जी ने दिखाया श्री अरविंदो को, जो आपका जयपुरिया स्कूल में बना हुआ, तो आपने देखा ना इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे बना। पहले बंदर है, फिर आदमी है और फिर डिविनिटी की तरफ जा रहा है। हमारी चेतना जिंदगी में इन 3 स्टेजेस में गुजरती है। आपको दुनिया में 3 प्रकार के लोग दिखेंगे। एक सिर्फ खाओ पियो मौज करो, कॉन्ट्रैक्ट किलर है, मर्डर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, खत्म। हर आदमी के जीवन में एक ना एक बार चेतना की उस अवस्था में भी पहुंचता है जिसमें एनिमल इंस्टिंक्ट ज्यादा है। गुस्सा आ गया, किसी को मार दिया, कुछ कर दिया। देन कम्स द इवॉल्व होकर सेकंड स्टेज पे आती, दैट इज ह्यूमन स्टेट। मुझे अपने लिए सब कुछ चाहिए, मुझे सुख चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए। अब ठीक है, मैं अपराध नहीं करना चाहता, मगर फिर भी मैं सबके शेयर में से अपने पास शेयर रखना चाहता हूं। देन कम्स द थर्ड स्टेज, जब मैं अपने लिए नहीं जीना चाहता हूं, दूसरों के लिए जीना चाहता हूं। तो वो जो इवोल्यूशन का प्रोसेस जो श्री अरविंदो ने बताया था वो आपके यहाँ डिपिक्टेड था। इसीलिए आपको संसार में 3 प्रकार के मनुष्य दिखेंगे। एक जो हाईली क्रिमिनल और उस ढंग के हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर, मर्डर टाइप। Then majority is a normal human, and third those who live life for the society and others. तो मगर श्री अरविंदो ने एक और बात भी कही थी। श्री अरविंदो ने कहा था कि भारत एक महान संक्रमण काल से गुजर रहा है जो 175 ईयर्स का है और जिसकी शुरुआत उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जन्म से मानी थी, विच वॉज इन 1836। और उन्होंने कहा था जब 175 साल पूरे होंगे तो भारत अपने निम्नतम बिंदु से उठकर शिखर की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देगा। 1836 के 175 ईयर्स पूरे हुए 2011 में, यानी 2012 के बाद भारत का वो दौर शुरू हो गया है जब भारत अपने नए स्वरूप में उभरता हुआ आगे बढ़ने के लिए जा रहा है। एंड वी आर ऑल सेट नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। हमें दुनिया को कंट्रोल नहीं करना है। एंड इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों से कहूंगा कि बहुत आप लोग एक ऐतिहासिक परिवर्तन के संक्रमण काल में आगे बढ़ रहे हैं और आप अपनी आंखों के सामने
अगले 20 से 25 साल में सिर्फ भारत को उभरते नहीं देखेंगे, दुनिया में एक बड़ा बदलाव देखेंगे, जो दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेके, इकोनॉमी से लेके, सोसाइटी से लेके हर चीज में एक बड़ा बदलाव करने में सक्षम होगा। इसलिए मैं फाइनली एक चीज जो मैं पहले कह चुका हूं फिर रिपीट करता हूं, अब हम बिगेस्ट नेशन हो गए ना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, बट वी आर ऑल्सो द यंगेस्ट नेशन। बट दिस इज नॉट फुल ट्रूथ, दिस इज हाफ ट्रूथ। वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इसलिए हम एकमात्र देश हैं दुनिया के जिसके सामने एक बहुत ऑप्टिमम फ्यूचर दिखाई पड़ रहा है, स्वर्णिम भविष्य दिखाई पड़ रहा है, और एक शानदार इंस्पिरेशनल अतीत है, क्योंकि हम एकमात्र सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की। बाकी दुनिया में सर्वाइविंग सिविलाइजेशन कोई नहीं बची, सिविलाइजेशन थी, खत्म हो गई। इजिप्ट, चाइना, मेसोपोटामिया, इराक, इंका, माया, एस्टेक खत्म, सिर्फ हम लिविंग सिविलाइजेशन है। तो मतलब आप ये समझिए, इंस्पिरेशन हमारा 1000 ईयर बैक का है, विजन हमारा सेंचुरीज अहेड का है, और वो कोहेरेंस का विजन सिर्फ हम ही दे सकते हैं दुनिया को, और वो हमने हमेशा दिया है। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, मोटिवेशन और वैल्यूज में भी हम आगे दुनिया को नई गाइड दे सकते हैं। तो आपके लिए मैं कहना चाहूंगा, बस ये ध्यान रखिए, गौरवशाली था भूत, भूत मतलब भूतकाल, पास्ट, गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।